हेलो एवरीवन। तो इस रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि हमारी टॉप 1000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम विस्तृत अध्ययन के साथ एमसीक्यू वाइज देखते हैं, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको ऑथेंटिक और एनसीईआरटी बेस्ड के आधार पर सारी नॉलेज प्रोवाइड करूं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो अभी जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, 1000 एमसीक्यू सीरीज का आज है डे नंबर 2। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इसकी पीडीएफ भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इन फ्यूचर इसकी पीडीएफ जो होनी है वो पेड होने वाली है, इसलिए अभी जो ज्वाइन करता है उसे मैं इसे फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में निर्वात क्यों रखा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए बल्ब को रोकने के लिए, बी ताप को बढ़ाने के लिए, सी फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए, डी रोशनी बढ़ाने के लिए। आपको साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर लिखते जाना है, तभी आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी होगी। तो विद्युत बल्ब में निर्वात इसलिए रखा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए। चलिए देखते हैं। जो फिलामेंट होता है ना, देखिए बल्ब के अंदर क्या रखा होता है, फिलामेंट। ये जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ये जलने लगता है, तो इसकी सुरक्षा के लिए या तो निर्वात में या तो इसे अक्रिय गैसों के साथ रखा जाता है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं आखिर निर्वात क्या है। तो निर्वात, जिसे वैक्यूम भी कहा जाता है, एक ऐसा स्थान है जिसमें कोई पदार्थ जैसे गैस या हवा कुछ भी नहीं होता, अर्थात ब्लैंक होता है, उसे ही निर्वात कहते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन में फिलामेंट तुरंत जल जाता है, इसलिए इसे वैक्यूम में या अक्रिय गैस में रखा जाता है। अक्रिय गैस जैसे ऑर्गन, तो ये सभी इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं फिलामेंट को, है ना, इसीलिए इसे या तो वैक्यूम में रखा जाएगा या तो अक्रिय गैसों के साथ। देखिए, मैं एक एमसीक्यूज में इतने वन लाइनर्स कराते जाता हूं ना, आप खुद फील करेंगे। अगर मैं 30 क्वेश्चंस करा रहा हूं तो आप 100 क्वेश्चंस के बराबर यहाँ पर वन लाइनर देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। आपका ऑप्शन है ए टेस्ला, बी न्यूटन, सी हर्ट्ज, डी वोल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एसआई इकाई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स की, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा टेस्ला। तो एक टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये मान भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि का मानवीय सुनने योग्य क्षेत्र क्या है, मतलब मानव कितनी ध्वनि को आराम से सुन सकता है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 2 हर्ज से 20 हर्ज, बी 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, सी 1000 हर्ज से 20,000 हर्ज, या डी 10 हर्ज से 10,000 हर्ज। तो आप बताइए भैया इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 20,000 हर्ज तक सामान्य मानव सुन सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसे आप इस प्रकार से बांट सकते हैं। एक होगा 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच में, सामान्य यहाँ पर मानव सुन सकते हैं। वहीं अगर मैं 20 हर्ज से कम में जाऊं तो इसे कहते हैं इंफ्रासाउंड, जिसे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। वहीं मैं 20,000 से ज्यादा जाऊं तो ये होता है अल्ट्रासाउंड, जिसे पराश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। इसे सामान्य हम मानवीय कानों से नहीं सुन सकते, तो इन्हें विशेष जीव सुनते हैं। जैसे इंफ्रासाउंड मतलब अश्रव्य ध्वनि को केवल ऑक्टोपस, हाथी, व्हेल जैसे जीव सुन सकते हैं। वहीं अल्ट्रासाउंड को डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जीव सुन सकते हैं, सामान्य मानव इसे नहीं सुन सकते। अब 20 हर्ट्ज, देखिए मैंने ये सभी चीज बता दी। हाथी जैसे कुछ जानवर इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं, वहीं चमगादड़ अल्ट्रासोनिक सुनते हैं। आगे देखते हैं, परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन में अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन है ए हमेशा, बी कभी कभी, सी जब दर्पण समतल हो, या डी जब सतह अवतल हो। तो बताइए भैया क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा। मतलब परावर्तन में अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, यहाँ पर आप दर्पण देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर जो आपतित किरण आ रही है इसे आई से दर्शाते हैं, और वहीं जो किरण परावर्तित हो रही है इसे आर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो आई होगा, और यहाँ पर जो परावर्तन कोण बन रहा है वो आर होगा। तो हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और यह नियम समतल, अवतल या उत्तल सभी सतहों पर लागू होता है। ठीक है, तो आपको इन तथ्यों को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं,
तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए जनित्र, बी सौर पैनल, सी थर्मोकपल या डी डायनेमो। तो बताइए भाई, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थर्मोकपल। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्मोकपल आखिर काम कैसे करता है। इसमें दो जंक्शन होते हैं, जिसमें से एक होता है हॉट जंक्शन, दूसरा होता है कोल्ड जंक्शन। हम इधर से ताप देंगे ना, तो ताप को इधर हॉट और कोल्ड जंक्शन से होते हुए ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये थर्मोकपल काम करता है। इसकी जो क्रिया विधि है थोड़ी जटिल है, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, हम अभी एमसीक्यूज करें तो क्विक रिविजन के फॉर्म में हम चलते हैं। तो थर्मोकपल दो धातुओं के जंक्शन पर ताप देने से विद्युत धारा उत्पन्न करता है। वहीं यह थर्मल सेंसर और तापमान मापने में प्रयोग होता है। इन दो तत्वों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम या डी नाइट्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व है यहाँ पर हाइड्रोजन, जिसे आवारा तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी क्वालिटीज एक साथ अपने पास रखता है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक आप देख सकते हैं एक है, वहीं इसका द्रव्यमान भी क्या होता है, वो एक ही होता है, मतलब एक से थोड़ा सा ज्यादा। तो यहाँ पर आपको परमाणु संख्या पता चल गई। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व भी क्या है, हाइड्रोजन है। वहीं यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क बर्फ किस गैस का ठोस रूप है? देखिए, ये ऐसा ही मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो शुष्क बर्फ किस गैस का ठोस रूप है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन। तो शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या है, ठोस रूप है। चलो आगे देखते हैं, इसका तापमान -78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं इसे शीतलन के लिए, धुआं प्रभाव व परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, साबुन का पीएच सामान्यतः क्या होता है? ऑप्शन है ए 3 से 4, बी 5 से 6, सी 7 या डी 8 से 10। तो दोस्तों, साबुन का पीएच मान ऑप्शन नंबर डी 8 से 10 होता है, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। मैंने बताया था, चलिए आगे बताता हूँ। मैंने क्या बताया था कि जो अम्ल होते हैं उसका पीएच मान 7 से कम होता है, वहीं जो क्षार होते हैं उसका पीएच मान 60 से अधिक होता है। जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है, ठीक है, तटस्थ रहता है। अब देखते हैं, तो साबुन के बारे में मैंने बात की, तो इसका पीएच मान 8 से 10 है, तो क्या प्रवृत्ति रखेगा? ऑब्वियसली क्षारीय प्रवृत्ति रखेगा। तो साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, यह वसा और गंदगी को घोलकर हटा देता है। ठीक है, ये साबुन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन या डी हिग्स बोसॉन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। परमाणु का सबसे हल्का कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। चलिए परमाणु के बारे में मैं बताता हूँ। मोस्टली 3 कण आपको याद रखने हैं, कौन कौन सा? पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। परमाणु में इस प्रकार से आपको 3 कण देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, वहीं प्रोटॉन धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन कोई भी इसमें आवेश नहीं होता, अर्थात ये उदासीन होता है। ठीक है, तो परमाणु में एक नाभिक होता है, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्रण करते रहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1/1836 गुना प्रोटॉन के बराबर होता है। मतलब जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है उसको हम डिवाइड करें 1836 से, तो इतना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ही इतना कम है, उसको भी हम डिवाइड कर देते हैं 1836 से, तो जो भार मिलेगा हमको इलेक्ट्रॉन का भार मिलेगा, इतना होता है इलेक्ट्रॉन का भार। अब यह क्या होता है? ऋणात्मक आवेशित होता है, यानी मैं बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए मधुमेह अर्थात डायबिटीज, बी घेंघा, सी रिकेट्स या डी एनीमिया। तो बताइए, आयोडीन की कमी से आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो क्या होगा? घेंघा रोग। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो चलिए, घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन थायराइड हार्मोन के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से गले की ग्रंथि बढ़ जाती है। देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे गले की ग्रंथि बढ़ जा रही है, इसी की क्या बोलते हैं? घेंघा रोग। ठीक है, अब रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए अग्नाशय, बी यकृत, सी वृक्क या किडनी, डी प्लीहा। तो
ब्लड प्योरिफिकेशन, रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क या किडनी। तो किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को निकालती है, वहीं मूत्र बनाने का काम भी किडनी का ही है। ठीक है, इसकी एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नेफ्रॉन की संरचना, ये सभी चीजें आती हैं, मैं आगे आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, अब बताइए भाई, आ गई मुन्ना भाई की पार्टी। तो हड्डियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 206, बी है 208, सी है 212 और डी है 180। बताइए कितनी होती है हड्डियां? तो इसकी हड्डियों की संख्या होती है 206, है ना। मुन्ना भाई का डायलॉग आपने सुना होगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में जानकारी। तो जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो उस समय हड्डियों की संख्या होती है 270। लेकिन जैसे जैसे उम्र के साथ बड़ा होता है तो हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं, तो हड्डियों की संख्या घटकर कितनी रह जाती हैं? 206। अब मैं बता देता हूं कि सबसे लंबी हड्डी अगर मैं पूछूं तो ये होती है फीमर, जिसे जांग की हड्डी, देखिए ये जांग की हड्डी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, स्टेपी जो की कहानी होती है। ठीक है, आएगा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। किस रोग के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पोलियो, बी मलेरिया, सी क्षय रोग या टीबी और डी टाइफाइड। तो बताइए भाई बीसीजी टीका क्यों दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग टीबी के रोकथाम। ठीक है, तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, और यह नवजात शिशु को टीबी से सुरक्षा देता है। तो आपको ये याद रखना है, टीबी या क्षय रोग से सुरक्षा बीसीजी का टीका देता है। अब आगे देखते हैं, त्वचा का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? आपका ऑप्शन है ए एपिडर्मिस, बी मेलानिन, सी डर्मिस, ई केराटिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो त्वचा का भाग, कौन सा भाग रंग निर्धारित, आप गोरे होंगे काले होंगे, है ना, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन करता है। ठीक है, तो मेलानिन एक रंजक होता है जो त्वचा, बाल या आंखों का रंग निर्धारण करता है। ठीक है, कि आपके आईज का कैसे कलर होगा, आपके हेयर का कैसे कलर होगा, आपकी स्किन का कैसे कलर होगा, ये डिसाइड कौन करता है? तो मेलानिन करता है, आपको याद रखना है। और यह सूर्य द्वारा आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से भी सुरक्षा देता है। तो मेलानिन ये आपको इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना जो कि मेलानिन बनाने का क्या है काम करते हैं, मेलानिन जनरेट करेगा, ऐसे ऐसे रहता है। आगे देखते हैं भाई, ये ब्यूटी पार्लर वाले समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा जीव है? आपका ऑप्शन है ए टाइगर मच्छर, बी नर मच्छर, सी मादा एनाफिलिस मच्छर या डी मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो चलिए भैया, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसे, ये कहानी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मादा एनाफिलिस मच्छर। है ना, एक कहानी है ना रोनाल्ड रॉस की, सर रोनाल्ड रॉस की कहानी है जिसमें मादा एनाफिलिस मच्छर के बारे में सारी जानकारी है ना। तो मादा एनाफिलिस मच्छर मलेरिया रोग वाहक होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से होता है ना। तो एक परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, जिसके द्वारा मलेरिया होता है, और यह प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलिस मच्छर के लार में मिलता है। ठीक है, तो जो यह परजीवी होता है ये मच्छर के लार में मौजूद होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब ए प्रकाश धातु से टकराता है, बी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, सी प्रकाश पूरी तरह परावर्तित हो जाता है और डी प्रकाश ध्वनि से मिलता है। बताइए भाई, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो चलिए, तो दो माध्यम मैंने कहा, तो दो माध्यम आपको याद रखना है, एक माध्यम होता है सघन, एक होता है विरल। तो देखिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। देखिए सीधा जाने वाला था लेकिन आ गया इस ओर, तो क्या हुआ, ये अभिलंब की ओर, ये है अभिलंब हमारा एन, तो ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर झुक गया। वहीं अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए ये अभिलंब है तो यहां से दूर हट रही है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि सीधा क्वेश्चन पूछता है कि अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाएगा। वहीं अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल की ओर गति करता है तो क्या होगा? तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगा। इन दो तथ्यों को आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, अपवर्तन में प्रकाश की गति और दिशा बदलती है। वहीं यह घटना वायु से जल या जल से कांच में जाने पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। आपका ऑप्शन है ए फोकस की दूरी का आधा, बी फोकस की दूरी का 2 गुना, और सी फोकस के बराबर, और डी अनंत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस की दूरी का दुगुना। तो किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस की दूरी की 2 गुनी के बराबर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, वही फोकस एफ से। तो आर बराबर क्या हो जाएगी, फोकस का दुगुना। ठीक है, और यह अवतल और उत्तल दर्पणों के लिए लागू होता है। आगे देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है भैया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है व्यापम में। तो आपका ऑप्शन है ए कैलोरी, बी न्यूटन, सी जूल, या डी वाट। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल होता है। ठीक है, तो देखते हैं जूल जो होता है ये ऊर्जा का भी, कार्य का भी और उष्मा, इस तीनों का मात्रक जूल होता है। अगर पूछा जाए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका आंसर होगा जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल, उष्मा का एसआई मात्रक भी जूल ही होता है। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, आपको याद रखना है। तो जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर, आपको ये याद रखना है। फिर आते हैं, गैसों में अणु किस प्रकार गति करते हैं। आपका ऑप्शन है ए स्थिर, बी सीधी रेखा में, सी अनियमित और तेज, डी चक्रीय गति। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनियमित और तेज गति। तो गैसों में जो अणु होते हैं वो अनियमित होते हैं और तेज गति करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से गैसों के अणु होते हैं। यहाँ पर बहुत सारा स्पेस होता है और इसीलिए ये क्या है, फ्रीली इधर उधर घूमते हैं और बहुत ही फास्ट। क्योंकि आप देखेंगे अगर मेरे पास खाली सड़क है और मेरे पास बहुत अच्छी बाइक है, तो मैं क्या करूंगा, बाइक को बहुत रेस दूंगा क्योंकि बहुत स्पीड से मैं जा सकता हूँ, फिर रोड तो खाली है। तो अगर रोड खाली है और मेरे को आने जाने के लिए बहुत स्पेस खाली है तो मैं स्पीड से भगाऊंगा ना। ठीक इसी प्रकार गैस भी अपना रास्ता देखते हैं और इधर उधर आसानी से बैठते हैं। ठीक है, और किसी भी रास्ते में जाते हैं इस प्रॉपर डायरेक्शन नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत जगह खाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनियमित होती है और तेज होती है। तो गैसों के कण यादृच्छिक रैंडम गति करते हैं, जिग जैग मोशन कहते हैं जिसे। और यही कारण है कि गैसें पूरा स्थान आराम से भर लेती है। ठीक है, अब जल के 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने के बावजूद उसका ताप नहीं बढ़ता, क्योंकि ऑप्शन ए यह वाष्प में बदलता है, ऑप्शन बी यह ताप सोख लेता है, ऑप्शन सी यह ठंडा हो जाता है, या डी उसमें बुलबुले बनते हैं। तो बताइए भाई क्या होता है। तो जब जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यह वाष्प में बदलता है। ठीक है, ये आपका सही होगा। चलिए देखते हैं, जैसे ही हम जल को गर्म करें कितने डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो वाष्प में बढ़ने के लिए वाष्प यहाँ पर निकलना चालू हो जाता है। तो यह क्या कहलाता है, छिपी हुई उष्मा कहलाती है। ठीक है, और उबलते समय हमेशा इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि जल वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, NaCl में सोडियम और क्लोरीन आपस में किस प्रकार का बंध बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, बी आयनिक बंध, सी धात्विक बंध, और डी हाइड्रोजन बंध। बताइए भाई क्या बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयनिक बंध। तो सोडियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम और क्लोरीन के मध्य आयनिक बंध होता है। चलिए चलिए मैं डायग्राम से अच्छे से समझाता हूँ। तो आपको पता होगा कि सोडियम के बाहरी कक्षा में एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वहीं क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 2 4 2 6 और 1 7। अब देखिए यहाँ पर ये भी अकेला है और यहाँ पर ये भी अकेला है। तो परमाणु का अष्टक नियम कहता है कि अगर 2 8 8 या तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो हो ही मत, तभी परमाणु स्थायी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम बोलता है भैया तू इस इलेक्ट्रॉन को ले ले ताकि मैं स्थायी हो जाऊं। वहीं क्लोरीन बोलता है हाँ भैया दे दे, क्योंकि मेरे पास तो 7 है, एक और ले लूंगा तो 8 हो जाएगा, मतलब मेरा अष्टक पूर्ण हो जाएगा, मैं भी स्थायी। तो दोनों भाईचारा से अपना क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार से वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन सा चार्ज वाला हो जाएगा भैया, धन वाला। जो देता है वो क्या होता है, धनी होता है, और जो लेता है वो क्या होगा, ऋण आवेशित। तो जो लेने वाला है वो ऋणी कहलाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से Na+ बनता है और Cl- बनता है। तो इस प्रकार से जब आयन बन रहे हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है दोनों के मध्य आयनिक बंध होगा। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इससे धन आयन और ऋण आयन बनते हैं जो बल से जुड़े रहते हैं, इसलिए आयनिक बंध है। ठीक है, सभी चीजें मैंने समझा दी। अब देखते हैं अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए केवल जल, बी अम्ल, सी लवण और जल, डी गैस। तो इसलिए तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हो। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। तो देखिए यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना, जिसमें एसिड बेस मिलकर
नमक तथा वाटर बनाते हैं। देखिए जैसे एसिड मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहीं यहाँ पर क्षार के रूप में लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपस में जब इन दोनों को क्रिया कराया तो एक बना NaCl सॉल्ट बना सोडियम क्लोराइड, वहीं यहाँ पर से वाटर आपको अलग से मिल जाएगा H2O। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए बर्फ का पिघलना, बी जल का वाष्प बनना, सी दूध का फटना या डी नमक का घुलना। बताइए भैया, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी दूध का फटना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आखिर रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होता क्या है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, तब आपको बाकी चीजें समझ में। तो वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है और उसके बाद परिवर्तन करके नया पदार्थ बना, अब नया पदार्थ से पुनः उससे उस अवस्था में लाया जा सके पुरानी अवस्था में, तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। और इसमें परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो यहां पर से भौतिक परिवर्तन का आप उदाहरण देख पाएंगे। ठीक है, जैसे पहले एक नींबू लिया मैं, इसे बीच से मैं काट दिया, अब जो ये जो पदार्थ बना ये क्या है, ये भी तो नींबू ही है भैया। क्या इसकी क्वालिटी में परिवर्तन हुआ या प्रॉपर्टीज में परिवर्तन हुआ? नहीं, बस इसका शेप बदल रहा है। तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में देखें तो वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ का पुनः अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात परिवर्तन के पश्चात एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनता है। जब परिवर्तन होता है ना तो नया पदार्थ यहाँ पर बनता है, तो इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ देखिए, तो रासायनिक परिवर्तन में जैसे एक लकड़ी का कट्ठा लिया मैंने, अब इसे मैंने जला दिया और जैसे ही जलाया तो यहाँ पर नया पदार्थ बना भैया, क्या बना, राख बना। तो लकड़ी की जो क्वालिटी प्रॉपर्टी थी और राख की प्रॉपर्टी है, राख के गुण में दोनों में अंतर है ना, और ये क्या बना, नया पदार्थ बना। इसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब दूध फटता है ना, तो फटने के बाद क्या बनता है, उससे छेना बनता है, मतलब नया पदार्थ बन रहा है। तो ये क्या परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। तो यह अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। तो इस प्रकार से आप ये भी याद रख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तनीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय, मतलब पुरानी अवस्था में इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 2 या डी। यार तो मैंने बताया है जो परमाणु संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, एक ही होंगे। तो चलिए परमाणु क्रमांक 1 है भैया, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये परमाणु मैंने पिछले क्लास में पढ़ा चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए ऑप्शन नंबर ए डाइनाइट्रिक एसिड, बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सी डाइमेथिल न्यूक्लिक एसिड या डी डायोड न्यूट्रॉन एसिड। इसका आंसर मैंने पिछली कक्षा में भी दिया था कि डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं। तो डीएनए अनुवांशिक गुणों का वाहक है, जेनेटिक्स भी है, जेनेटिक्स सुनते हो ना मीम में। यह डबल हेलिक्स संरचना में पाया जाता है, जिसके वॉटसन और क्रिक ने दिया था, इससे पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था। देखिए डबल हेलिक्स संरचना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। आपका ऑप्शन है ए 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या डी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका आंसर हो जाएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान ऑप्शन नंबर बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यह लगभग अगर मैं सेल्सियस में चेंज करूं इसे तो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। वहीं यह जीवन क्रियाओं के लिए अनुकूल तापमान है। अगर मैं बोलूं कि सामान्य मनुष्य का तापमान इसमें वो नॉर्मल रहे कितना होना चाहिए, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखते हैं मस्तिष्क की रचना में प्रमुख भाग कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी मेरुरज्जु या डी मस्तिष्क कोष। बताइए भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु मस्तिष्क की संरचना का भाग नहीं है बल्कि उसका विस्तार है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप मस्तिष्क का सारा भाग देख सकते हैं, जैसे अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, कपाल खोपड़ी, मध्य मस्तिष्क, है ना, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि या पश्च मस्तिष्क, पॉन्स मेडुला, अनुमस्तिष्क, और जो ये मेरुरज्जु है ये इसका मस्तिष्क का विस्तार है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरुरज्जु सी। ठीक है, तो मेरुरज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है बल्कि उसका विस्तार है। और मस्तिष्क को तीनों भागों में बांटा जाता है, एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क और तीसरा होता है मध्य मस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है भैया।
आपका ऑप्शन है ए जांघ में, बी नाक में, सी कान में या डी डी में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कान में। मैंने बताया था कि सबसे लंबी हड्डी की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पाई जाएगी, जांघ में, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, फीमर कहते हैं। चलिए, तो कान में जो हड्डी पाई जाती है ना, इसे कहते हैं स्टेपिस, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, है ना, ये है स्टेपिस। यह मध्य कर्णथन मिडिल लेयर में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है। आपको ये तो पता है, होनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने ये अभी इसी वीडियो में बताया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधा मेलानिन। आंखों का रंग कहूं, बालों का रंग कहूं या स्किन कलर, ये सिर्फ मेलानिन पे डिपेंडेंट करती है। मेलानिन की मात्रा जितनी अधिक होगी, रंग उतना गहरा होगा, ठीक है, और यह सूर्य की किरणों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे। देखते हैं भैया कितनी जानकारी आपके पास है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए नाभिक, बी साइटोप्लाज्म, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी राइबोसोम। इसका आंसर आप देंगे, ठीक है, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, तो बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी यार। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। आप बहुत कंजूस हो, पता है ना, तो आप शेयर कर रहे हैं ना तो लाइक कर रहे हैं। पसंद नहीं आ रही क्या वीडियो, पसंद नहीं आ रही, बताओ भाई क्या अपडेट करना चाहिए और क्या दे सकता हूं मैं आपको, है ना। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोको यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए यार आपका धन्यवाद।